हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू वेदांता। एक बार फिर से आप लोगों का वेदांता पर स्वागत है। मैं डॉक्टर भरत कुमार रजक आप लोगों के लिए इस बार नेक्स्ट हम आगे बात करेंगे। तो कल हम बात कर रहे थे गॉसन्स लॉ की, तो आज गॉसन्स लॉ को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं कि गॉसन्स लॉ। तो जैसे कि मैंने कल बताया था आपको कि गॉसन्स ने दो लॉ दिए, एक फर्स्ट लॉ, एक सेकंड लॉ। जो पहला लॉ है इसे बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये गॉसन्स का फर्स्ट लॉ है। नेक्स्ट जो सेकंड लॉ है वो है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। अब देखते हैं कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी जो गॉसन्स का सेकंड लॉ है, ये दोनों लॉ क्या कहते हैं। लेकिन अब मैं आपको बताऊं कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो पहली बार फॉर्मुलेट किया, फर्स्ट फॉर्मुलेटेड बाय हरमन, HERMANN, हरमन हेनरिच गॉसन। का पूरा नाम है हरमन हेनरिच गॉसन। इन्होंने किया और ये बात है 1854 की। लेकिन बाद में इसका नाम दे दिया गया मार्शल को और कहा गया कि मार्शल ने ये लॉ डिफाइन किया है। अब अगर हम इस लॉ की बात करें, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, तो ये कहता है कि कोई भी कंज्यूमर किसी भी एक कमोडिटी को मोर एंड मोर कंज्यूम करता है, कोई भी कंज्यूमर मोर एंड मोर कंज्यूम करता है, यूज़ करता है किसी भी अ सिंगल कमोडिटी, कोई भी एक सिंगल कमोडिटी को, किसी भी एक सिंगल वस्तु को। अगर कोई भी एक कंज्यूमर मोर एंड मोर कंज्यूम करे किसी भी एक सिंगल कमोडिटी को, देन जो एडिशनल यूटिलिटी मिल रही है उस दैट पर्टिकुलर कमोडिटी से, जो एडिशनल यूटिलिटी मिल रही है, जब भी एडिशनल यूटिलिटी का मतलब हो तो इसका मतलब मार्जिनल यूटिलिटी से होता है। तो जो एडिशनल यूटिलिटी मिलती है वो स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग, वो कम होने लगती है। तो दोस्तों दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यदि हम किसी भी एक कमोडिटी को बार बार यूज़ करते हैं तो उससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन लेवल है किसी भी कस्टमर का, किसी भी कंज्यूमर का, जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो एक सर्टेन टाइम बाद कम होने लगता है। इस लॉ को कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और ये जो लॉ है, दिस लॉ इज़ अ यूनिवर्सल लॉ। और ये जो लॉ है वो हर एक चीज़ पर शामिल होता है, हर एक चीज़ पर लागू होता है। एंड अप्लाइज टू ऑल दी ऑब्जेक्ट, एंड अप्लाइज टू ऑल दी ऑब्जेक्ट्स। दिस इज द यूनिवर्सल लॉ एंड इट इज़ अप्लाइड टू ऑल दी ऑब्जेक्ट्स। जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन सभी ऑब्जेक्ट्स पर ये लॉ अप्लाई होता है, इंक्लूडिंग मनी। आप लोग सोचते होंगे कि मनी एक ऐसी चीज़ है कि जो एक समय बाद इसका मिलना, अगर मिलती रहे, पैसा मिलता रहे तो दोस्तों इसका भी जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो कम हो जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है मनी की, यहाँ पर एक पॉइंट नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यूजीसी ने कई बार पूछा कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है मनी की, ये कभी भी नेवर गोज टू जीरो। ये ना तो कभी जीरो होती है और ना ही कभी नेगेटिव होती है, क्योंकि मनी एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा लोगों को सेटिस्फैक्शन देती रहती है। बिकॉज मेंस टोटल वांट्स आर प्रैक्टिकली अनलिमिटेड, क्योंकि जो मैन किसी भी व्यक्ति की जो मेंस टोटल वांट्स जो हैं, किसी भी व्यक्ति की जो टोटल वांट्स हैं वो प्रैक्टिकली अनलिमिटेड हैं, वो प्रैक्टिकली अनलिमिटेड हैं। मतलब अगर हम देखें मनी को छोड़कर, मतलब मनी अगर हम प्रैक्टिकली अनलिमिटेड है, इसका मतलब ये हुआ कि पैसा अगर मिलता रहे लेकिन उसका सेटिस्फेक्शन लेवल कभी अचीव नहीं होता है। लेकिन तब भी जो मनी है वो भी इस यूनिवर्सल लॉ में शामिल होती है। और गॉसन्स कहते हैं कि जो मनी है
वो भी मार्जिनल लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को फॉलो करता है। जो सेकंड लॉ है गॉसन का, जो सेकंड लॉ है, इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। अब जो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है, इसी को कॉपी में आप नोट कर सकते हैं, ऑल्सो कॉल्ड, इसे हम एक नाम से और जानते हैं, इसे लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, इसे लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, या इसका एक और नाम है लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं या लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कहा जाता है। तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन या लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूट, या इसे गॉसन्स सेकंड लॉ भी कहते हैं, गॉसन्स सेकंड लॉ। दोस्तों जो गॉसन्स का सेकंड लॉ है वही है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। दोस्तों इस लॉ की सहायता से हम कह सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ दिस लॉ, इस लॉ की सहायता से ही, विद द हेल्प ऑफ दिस लॉ, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट होता है वो इसी लॉ से डिफाइन होता है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का जो कॉन्सेप्ट है वो यही लॉ एक्सप्लेन करता है, और ये लॉ कहता है कि कंज्यूमर, जो एक कंज्यूमर है, एक उपभोक्ता है, अब एक कंज्यूमर के पास जो भी इनकम है, अब एक कंज्यूमर के पास जो भी इनकम है, जो भी उसके पास आय है, आप सबको पता है कि इनकम का एक बहुत बड़ा फीचर होता है एंड दैट इज़ लिमिटेड। अब कंज्यूमर अपने इनकम को कुछ इस तरीके से स्पेंड करना चाहता है, कुछ इस तरीके से खर्च करना चाहता है ऑन डिफरेंट कमोडिटीज़, ऑन डिफरेंट कमोडिटीज़। कंज्यूमर वांट टू स्पेंड हिज इनकम ऑन डिफरेंट कमोडिटीज़ इन सच अ वे, इन सच अ वे, इस प्रकार से वो खर्च करना चाहता है दैट द, जो लास्ट रुपी है उसके पास, जो उसके पास जो लास्ट रुपी है वो उससे भी प्राप्त करना चाहता है क्या, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, उससे भी उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहिए। तो गॉसन्स का सेकंड लॉ, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी कहता है अ कंज्यूमर स्पेंट हिज इनकम इन सच अ वे सो दैट, जो लास्ट रुपी वो खर्च करता है किसी भी कमोडिटी पर, ही वॉन्ट्स टू ईल्ड द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन फ्रॉम दैट रुपी। इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। अब दोस्तों यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है, जैसे कि मैंने कहा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब मैं आप लोगों को कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है, उपभोक्ता संतुलन क्या है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट क्या होता है, उपभोक्ता संतुलन क्या कहता है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है, जरा ध्यान से समझना। सपोज आप लोग जस्ट टेक एन एग्जांपल, सपोज करिए कि आपके पास टू कमोडिटीज़ हैं, आपके पास दो कमोडिटीज़ हैं, दो वस्तुएं हैं, एक है ए एंड एक बी, दो कमोडिटीज़ हैं ए और बी, और आपके पास एक इनकम है, एक गिवन लेवल ऑफ इनकम है जो आपके पास दी गई आय है। अब आप अपने इनकम को इस तरीके से स्पेंड करना चाहेंगे, खर्च करना चाहेंगे कि आप इन दोनों कमोडिटीज़ से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन गेन कर पाएँ, आपको अधिक से अधिक संतुष्टि मिल पाए। अब जब एक ऐसी अवस्था आती है तो उसे हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में दो मेन फैक्टर्स होते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के दो फैक्टर्स हैं। अब ये दो फैक्टर्स कौन कौन से हैं ज़रा ये देखेंगे। तो पहला फैक्टर है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ दैट कमोडिटी, पहला फैक्टर है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का कि उस कमोडिटी का जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए, मार्जिनल यूटिलिटी। और दूसरा है प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। तो आप इन दो चीज़ों से, एक तो मार्जिनल यूटिलिटी के ज़रिए और दूसरा प्राइस के ज़रिए, आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को अटेन कर सकते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को अटेन कर सकते हैं, बिकॉज अ कंज्यूमर ऑलवेज wants to get maximum satisfaction, wants to get maximum satisfaction। अब अगर हम लोग बात करते हैं
अब अगर हम लोग थोड़ी सी आगे अगर बात करें तो जो कंज्यूमर है, जो उपभोक्ता है, वो चाहता है कि वो अपने पैसों को कुछ इस तरीके से स्पेंड करे कि उसे कि अब जो उसके पास इनकम है वो इस तरीके से स्पेंड करे, इस तरीके से खर्च करे डिफरेंट गुड्स पर कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है, जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो इक्वल हो जाए किसके, उस वस्तु के प्राइस के। तो जो मार्जिनल यूटिलिटी है किसी एक्स वस्तु का, उस वस्तु के प्राइस के बराबर हो जाए, तो इसे हम कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अगर मेरे पास मान लो दो वस्तुएं हैं तो मैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए कमोडिटी अपॉन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बी कमोडिटी अपॉन प्राइस ऑफ बी कमोडिटी। तो दिस एक्चुअली इज कॉल्ड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो दोस्तों अगर आपने इतना सीख लिया और इस तरीके से आपने समझ लिया तो आप पेपर के क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरह सॉल्व कर सकते हैं। ये तो हो गई दो कमोडिटी के केस में। अगर मान लो आपके पास मोर देन टू कमोडिटीज़ हों, अगर आपके पास मोर देन टू कमोडिटीज़ हों, अगर दो वस्तुओं से ज़्यादा हों और आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की इक्वेशन को अटेन करना है, तो हम कहेंगे कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए कमोडिटी अपॉन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बी कमोडिटी अपॉन प्राइस ऑफ बी कमोडिटी इज इक्वल टू डॉट 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 डॉट, इसी तरीके से मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एन कमोडिटी अपॉन प्राइस ऑफ एन कमोडिटी। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम when there is a case of more than वन or टू कमोडिटीज़। जब दो से ज़्यादा कमोडिटीज़ होती हैं तब आप कैसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को अटेन करेंगे, तो ये उसकी कंडीशन है। तो इस छोटे से वीडियो में आपने ये देखा कि जो गॉसन्स के दो लॉ हैं, पहला लॉ है जिसे हम लोग कहते हैं कि पहला लॉ है गॉसन का लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और दूसरा है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो बनाया हरमन हेनरिच गॉसन ने, लेकिन बाद में इसका नाम मार्शल को दे दिया गया। जो कंज्यूमर है वो चाहता है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करे किसी कमोडिटी को। अगर बार बार वो कंज्यूम करता है तो उससे प्राप्त होने वाली जो एडिशनल यूटिलिटी है वो डिक्लाइन करने लगती है, कम होने लगती है। एंड दोस्तों एक कमोडिटी का जो सेटिस्फेक्शन लेवल है कुछ दिन बाद, जैसे एक शर्ट, आप किसी एक पर्टिकुलर शर्ट को पहनते हैं तो कुछ दिन बाद उस शर्ट से भी जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, कम। तो इसको कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड दिस लॉ इज यूनिवर्सली अप्लाइड इन ऑल द कमोडिटीज एंड ऑल द ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग द मनी। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट नोट करना है, एक पॉइंट नोट करना है, इसको मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है मनी की वो कभी भी ज़ीरो नहीं होती है, क्योंकि मेंस टोटल वांट्स जो हैं वो प्रैक्टिकली अनलिमिटेड हैं। जो सेकंड लॉ है दोस्तों वो है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, इसे लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन, लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन या गॉसन्स सेकंड लॉ भी कहते हैं। इस लॉ की मदद से ही कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अटेन होता है। तो अगर एग्जाम में आए कि जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है वो किस लॉ से अटेन होता है, तो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। अब एक कंज्यूमर के पास इनकम है और इनकम उसकी लिमिटेड है, वो इनकम को खर्च करना चाहता है अलग अलग कमोडिटीज़ पर, इस तरीके से वो खर्च करे कि उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। तो इसी को बोलते हैं गॉसन्स सेकंड लॉ, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। दोस्तों यहाँ पर मैंने बताया कि सपोज दो गुड्स हैं आपके पास ए एंड बी और एक पर्टिकुलर इनकम है, आप उस इनकम को स्पेंड करेंगे, आप मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अचीव कर पाएँ। तो यहाँ पर दो फैक्टर्स को ध्यान में रखना है, एक मार्जिनल यूटिलिटी का और एक प्राइस का फैक्टर। तो इसी के बेस पर हम निकालते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम MUX इज इक्वल टू प्राइस ऑफ X। अगर दो कमोडिटी के केस ये हो गया, सिंगल कमोडिटी के केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ये हो गया सिंगल कमोडिटी के केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अगर एग्जाम में आए एक सिंगल कमोडिटी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या है, तो MUX इज इक्वल टू प्राइस ऑफ X। अगर दोस्तों टू गुड्स हैं आपके पास, दो वस्तुएं हैं, दो कमोडिटीज़ हैं और उसमें आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालना है, तो दोस्तों MUA अपॉन PA इज इक्वल टू MUB अपॉन PB।
अगर दो से ज़्यादा वस्तुएं हैं तो उसके लिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ये रहा कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए कमोडिटी अपॉन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बी कमोडिटी अपॉन प्राइस ऑफ बी कमोडिटी इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एन कमोडिटी अपॉन प्राइस ऑफ एन कमोडिटी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इनडिफरेंस कर्व का कंप्लीट कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा और इनडिफरेंस कर्व के बारे में आप लोग सीखेंगे। इनडिफरेंस कर्व से आपके यूजीसी के एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं उनको सॉल्व करेंगे और बाद में जब ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा तो डिमांड एनालिसिस, थ्योरी ऑफ डिमांड एनालिसिस जब ख़त्म हो जाएगा तो मैं इसके एमसीक्यूज़ भी करवाऊंगा। दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इनडिफरेंस कर्व के साथ। तो हैव अ नाइस एंड वंडरफुल टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।